बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल पहेली बाय सुमेरा हमीद। मुझे हमेशा से ओल्ड क्यूबिक सिटी ने मशहूर किए रखा। इतना कि हब के बाद सालों दुनिया की खाक छानने और सुकून की तलाश में आवारा फिरने के बाद भी मुझे यहीं आकर सुकून मिला। मैंने ढलान गलियों और पुरानी इमारत को हमेशा मिस किया। ओल्ड क्यूबिक में चलने वाली भग्गी को जो तारीख की याद में चलाई जाती है, तंग और कुशादा गलियों में खड़े होकर ऐसा लगता जैसे उनके किनारों पर उफक है, जहाँ फ़िज़ाएँ लोग दास्तानें सुनाती हैं, जहाँ दास्तानें ही दास्तानें हैं। बर्फीली सड़कों की खामोशी और छोटे ओपन स्ट्रीट रेस्टोरेंट में बजने वाला वॉयलेंट शहर था यहाँ का। इस शहर में गिरफ्तार था पहेली। हब को लगता था ओल्ड सिटी में परियाँ उतरती हैं, वो परियाँ जो मोहब्बत की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और मोहब्बत के मतलाशी लोगों पर अपना जादू अपनी छड़ी से चलाती हैं। ये परियाँ सर्द रातों में चुपके से हर घर की खिड़की में से झांकती हैं और सुनसान गलियों में सरगोशियाँ करती हैं। वो बर्फीली सड़कों पर भागती हैं और अपनी सुरीली आवाज़ में अमन की नज़में गुनगुनाती हैं और तन्हा लोगों के हाथों में जुगनू छोड़ जाती हैं, मोहब्बत और अमन के जुगनू। उन्हीं परियों की सरगोशियाँ सुनने और जुगनू पकड़ने के लिए हब को यहाँ ये एक घर चाहिए था। एक लंबी कोशिश के बाद हमें यहाँ घर मिला। ये मेरा घर है, मेरा और हब का, दास्तान को, तारीख को, जैसे आने वाली तारीख बयान करना चाहता हो, जो रात को इतना मशहूर कर देता है कि देखने वालों को कहता है सिर्फ कुछ देर और दिन को इतना पुरवकार कि हाथ बांध कर ताज़ीम देने को दिल चाहे। उन्हीं घरों में घिरा हुआ जहाँ आज भी घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यही पहेली है। इस नाम को अपने कदीम मिस्री रस्मुल ख़त में लिखवाया। कोई पूछे तो मत बताना यार कि ये क्या लिखा है। क्यों, फिर क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें हल करने दो। तुम्हारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको। तुम भी एक पहेली ही हो। तुम भी, तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, ये घर, ये जगह, इस घर की कहानी, सब पहेली ही तो है। ये घर मम्मा ने लेकर दिया है, मम्मा को ही ना रखने दे नाम। और वो हंसने लगी। और इस घर की ज़िंदगी कुछ दिन पहले बदल गई है। कोई और आया है इसका हिस्सा बनने। मेरी बीवी आयशा सामने ही लाउंज में बैठी है, बज़ाहिर टीवी देख रही है, लेकिन बज़ाहिर मैं उसे बेडरूम से साफ देख सकता हूँ, जबकि मैं उसे मुसलसल देख रहा हूँ। मैं उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसी बातें इस अंदाज से सोचता नहीं हूँ। उसने मुझे मुतासिर तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हैरान ज़रूर किया है, और वो हर आने वाले दिन करती है। मैंने कभी हब के अलावा किसी को जज नहीं किया, करना ही नहीं पड़ा, मगर आयशा, जब से हमारी शादी हुई है मैं उसे जज किए जा रहा हूँ। बहुत से सवाल हैं आयशा को लेकर मेरे दिमाग में। मैं आयशा से या मम्मा से पूछना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने सोचने की आदत से मजबूर हूँ। शायद मैंने कभी आयशा जैसी लड़कियाँ नहीं देखी, इसलिए, या वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, या शायद और भी बहुत कुछ। बालिग है, लेकिन लगता नहीं कि ये बालिग है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे स्कूल की बिगड़ी हुई वो बच्ची है जो किसी खतरनाक शरारत का इरादा रखती है, बेइंतहा खामोश और संजीदा। अपने लंबे बालों को आगे अपने कंधे पर रखे बज़ाहिर टीवी देख रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो छत देख रही है या आसपास कुछ और, लेकिन टीवी नहीं। और साथ साथ वो अपने लंबे बालों से खेल रही है, वो बाल जिन्हें उसने मजबूती से बांध रखा है, जैसे वो खुलते ही गिर जाएंगे, जैसे वो धागे हों जिनमें गिरा लगा दी गई हो कभी ना खोलने के लिए, जैसे उनमें कोई प्रॉब्लम हो, शायद हो इसीलिए बांधे रखती है, जैसे जैसे बहुत कुछ और। खाना लगा दूँ? हस्बे आदत उसने सरगोशी की, इतना ही आस्ता बोलती आयशा। खाना? मैं सोचने लगा, और मैं सोच सकता था कि टेबल पर क्या होगा। मम्मा के कहने पर मैं उसका पकाया खाना खाता रहा था, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन मैंने कुछ दिन खाया था। मम्मा कह रही थी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। खाना टेस्ट करते ही मुझे उठना पड़ा कुकिंग करने के लिए। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मैंने खाना चबाकर उगल दिया हो। मैं और नहीं खा सकता ऐसे खाने, मेरे लिए ना बनाना ये सब, मैं अपनी कुकिंग खुद कर लूँगा, तुम अपने लिए बना लिया करना। और ये तुमने इतना सारा खाना हम दोनों के लिए बनाया है। पहली बार मैंने टेबल पर खाने की मिकदार नोट की। हस्बे मामूल उसने सिर्फ सर हिलाया। मुझे लगने लगा है कि इसे बोलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मम्मा, आप कुछ दिन हमारे साथ आकर रह सकती हैं, या आप आयशा को अपने साथ ले जाएं। उसने इतना सारा खाना बना लिया है। मैं मम्मा को ही कॉल कर सकता था, और मैंने कर दी। अपना बाउल लेकर जब मैं उठा तो अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसकी शक्ल पर साफ लिखा था कि वो अभी रो देगी। वो ज़रूरत से ज़्यादा पलकें झपक रही थी। ओ मैम, अब मैंने क्या गलत किया? मैंने मम्मा से तुम्हारी शिकायत नहीं की। ये खाना बच जाएगा और तुम इसे फ्रिज में रखोगी और फिर खाओगी। खाना हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। इट्स ओके, अगर तुम्हें ये सब नहीं आता तो मम्मा तुम्हें गाइड कर देंगी। और मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फूड नहीं खाता, खा ही नहीं सकता। मेरे इतना एक्सप्लेन करने पर वो वैसे ही नाराज़ नाराज़ बैठी रही, रो देने वाली। हर बार वजाहत करने पर वो ऐसे ही हो जाती थी।
मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर बता देने में क्या हर्ज है, और वो बात को समझती क्यों नहीं। मैंने सुना था पाकिस्तानी लड़कियां बहुत फास्ट होती हैं, और आयशा को मैं 2 बार बता चुका हूँ कि डिश वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है। 7 साल का बच्चा भी बता सकता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे तो लगता है आयशा जानबूझकर ऐसा करती है, शायद वो ये सब करना ही नहीं चाहती। किचन में काफ़ी देर तक सूं सूं करने के बाद वो अब फिर टीवी देखने लगी है। समझ नहीं आ रही कि किस बात पर उसकी आंखें सुर्ख हैं। मैंने सिर्फ वजाहत की, और वो भी बेहद आराम से, इंसल्ट तो नहीं की। मुझे तो ये सब हैरत अंगेज़ लग रहा है, यानी मुझे उसे बताना भी नहीं चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। अपने रिसर्च वर्क से ज़्यादा मुझे आयशा में इंटरेस्ट होने लगा है। आयशा पर रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मेरे समझाने पर वो सूं सूं करेगी और कुछ उल्टा होने पर वो मुझे सूं सूं करने का मौका देगी। इंटरेस्टिंग हुआ ना सब। मियाँ चन्नू से मुझे यहाँ भेज दिया, कनाडा, इस घुटे हुए बंद घर में, जैसे किसी वीरान हवेली को सामान से भर दिया गया हो, जिसके बेडरूम में सोते हुए ऐसा लगता है जैसे अभी कोई चीज़ ऊपर गिर जाएगी। इस सारे घर में रोशनी के लिए एक ही खिड़की है, जिन पर मोटे मोटे पर्दे डाल दिए हैं ताकि वो थोड़ी बहुत रोशनी भी अंदर ना आ सके। बाहर धूप निकले या बारिश हो, बादल छाएं या रात आए, इस घर में कुछ पता नहीं चलता। इतना दूर भेज दिया मुझे। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं। उसने बरहमी से बेडरूम में कान करते अयान को देखा। हर वक्त लैपटॉप या लाइब्रेरी में, मशीनी अंदाज, मशीनी बातें। सारा दिन फारिग रहती हूँ, फिर भी बर्तन मशीन में वॉश करूँ। मैं खुद वॉश करना चाहती हूँ, खुले पानी में। एक बार बताया, फिर दूसरी बार, पर मैं नहीं समझना चाहती। आखिर इसे समझ लेने में मसला ही क्या है? ये देखो, आसान तो है। मैं इसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती। मैं खुद वॉश कर सकती हूँ। इसे डेकोरेशन के लिए किचन में फ़िक्स नहीं किया। तुम अपनी एनर्जी कहीं और अप्लाई करो। मेरी हर बात पर एतराज़। मुझे अपनी एनर्जी का और करना ही क्या है? घर का काम ही तो करना है। उसे इस्तेमाल करना भी एक काम ही है। मेरा ख्याल है कि ये काम मुझे खुद ही कर लेना चाहिए। वो मेरी बात ही नहीं समझता। हर बात में उसके पास अपना ही नुक्ता होता है। मुझे इतना बुरा लगा ये सुनकर कि वो यही समझता है ना कि ये सब करना ही नहीं चाहती मैं। और मेरा खाना, मम्मा ने मुझे कहा था कि मैं कुकिंग किया करूं। अयान पाकिस्तानी खाने नहीं खाता, तुम्हारे साथ वो भी खाने लगेगा। मम्मा ने ही ऐसा कहा था। मुझे तो कोई शौक़ नहीं पाकिस्तानी खाने खिलाने का, और मैं वो क्रैश एग और चीज़ का मलगूबा नहीं बना सकती। सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया था। शायद उसने कभी सालन को बाउल में नहीं देखा। शोरबे वाला सालन था। देखने में ऐसा ही लगता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा हो। हर बात पर मम्मा को फ़ोन करने लगता है। मम्मा क्या सोचती होंगी कि मैं उनकी बातें याद नहीं रखती, जो वो मुझे वीकेंड पर समझा कर जाती हैं। इतनी अच्छी है मम्मा, मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचें कि मुझे उनके कहे की परवाह नहीं। कमर कह रहा था, मगरिब की फ़िज़ा ही बेहिस और खुदगर्ज़ है। देख लेना, हर जगह बेहिसी नज़र आएगी। इतने दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया है, इस नीम तारीख घर में, जहाँ आसमान देखने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ऐसा ही शख्स रह सकता है, बेहिस और खुदगर्ज़ और अजीब, इस घर की नेम प्लेट जैसा। ये फॉर्म फिल कर दो, मुझे कल सबमिट करवाना है। हस्ब आदत उसने बोलने की जहमत नहीं की, बस चेहरे के तासुरात पूछ रहे थे, ये क्या है। मम्मा ने कहा तुम्हें कुकिंग कोर्स कर लेना चाहिए, उन्हीं के कहने पर लाया हूँ। पता नहीं उस फॉर्म पर ऐसा क्या था कि वो आधा घंटा उसे पकड़ कर देखती रही। एनी प्रॉब्लम? मुझे पूछना ही पड़ा। फिल करो। वो फिर मेरी तरफ देखने लगी। इस बार फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा आंखें झपक रही थी। उफ़, ये एक फ़ॉर्म भी फिल नहीं कर सकती। मैंने फ़ॉर्म उसके हाथ से लिया। मॉर्निंग क्लासेस लेना चाहोगी या इवनिंग? जो आपको ठीक लगे। वही सरगोशियों जैसी आवाज़ कभी कभी लरसती हुई। ये कोर्स मुझे नहीं करना, तुम्हें करना है। तुम बताओ तुम्हें क्या सूट करता है। उसके चेहरे पर फिर वही उलझन। मुझे अपनी रिसर्च आयशा पर ही करनी है। मालूम तो हो ये सोचती क्या है। मेरा ख्याल है तुम्हें इवनिंग क्लासेस सूट करेंगी। रिलैक्स होकर चली जाया करना। मैं जाऊंगी, वो बेइंतहा हैरत से बोली। तुम्हें ही जाना है? मैंने आसपास देखा, क्या कोई और भी है? आई थिंक तुम ये कोर्स करना नहीं चाहती। मामा ने कहा तो मैं फ़ॉर्म ले आया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें अपने लिए ये कोर्स करवाने का। मेरा मतलब मैं जाऊंगी वहाँ अकेली। तुम्हें अकेले को ही जाना है, और तुम किस किस को साथ लेकर जाना चाहती हो? मामा तो पीएचडी कर रही हैं, वो तो तुम्हारे साथ नहीं करेंगी ये कोर्स। मेट्रो से जाना, बस से भी जा सकती हो। कल मेरे साथ चलना, तुम्हें समझा दूंगा, फिर तुम आसानी से आ जा सकोगी। आपके साथ जाऊंगी रोज़? पता नहीं ये सवाल था या फरमाइश। मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? तुम्हारा रूट और मेरी टाइमिंग मेरे रूट और टाइमिंग से मुख्तलिफ है। शायद वो नहीं समझ रही थी, या मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे नज़र नहीं आ रहा था। वो खौफ से सोफे में धंसती जा रही थी। तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती? मेट्रो से 15 मिनट लगेंगे, इस सब में क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो चाहती क्या है। उसकी शक्ल उस ज़िद्दी हर धर्म बच्चे जैसी लग रही थी, जो मुंह से तो नहीं कहता मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि नो नो। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ तुम आसानी से अकेली आ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मामा ने कहा तुम घर में बोर होती होगी, कोर्स भी कर लोगी और तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। उसके चेहरे पर अभी भी वही तासुर था। नो नो, चलो मैं बस से चला जाया करूँगा, तुम ड्राइव करके चली जाना। इस बार तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अब मैंने क्या कह दिया? मुझे ड्राइविंग नहीं आती। वही सूं सूं। ओह, मैंने लंबे लंबे सांस लिए। खुद को रिलैक्स करने के लिए ये एक बेहतरीन योगा है। पहले मुझे लगता था कि वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो रही, उसे टाइम लगेगा। वो कम गो है और उदास रहती है, शायद अपनी फैमिली को मिस करती है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये है क्या, या ये सब क्या हो रहा है। मामा बता रही थी तुम ग्रेजुएट हो। मैं जानना चाहता था कि उसे क्या आता है, वो क्या कर सकती है और वो क्या करना चाहती है। जी, बीए किया है। तुम कैसी ग्रेजुएट हो जो अपना एक फॉर्म फिल नहीं कर सकती? ऐसा क्या है इस फॉर्म में जो तुम्हें समझ नहीं आया? बाय द वे, तुम कॉलेज कैसे जाती थी? शॉपिंग करने, यहाँ वहाँ, दोस्तों के साथ, दोस्तों के घर? अब्बू ड्रॉप करते थे। उसकी सूं सूं शुरू होने ही वाली थी। और अगर कभी अब्बू ना कर सकते तो? अम्मी के साथ। जवाब तैयार था। यानी घर से कभी अकेली नहीं निकली। तुम अपने आप को छोटी सी बच्ची समझती हो जो गुम हो जाओगी, जिसे कोई उठा कर ले जाएगा। तुम पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी गुजारती रही हो? तुम कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतनी फ़ाल हैं यहाँ, अकेली रहती हैं, जॉब करती हैं, तुम्हारे मुल्क से हैं। तुम कहाँ रहती रही हो? तुम ये कोर्स ना करो, तुम्हारा जो दिल करता है वो करो, लेकिन खुद को ब्रेव करो कि ये कोई नेमत नहीं है जो तुम समझती हो तुम्हें अपनाए रखनी चाहिए। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कहा, तुमने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है कि शायद तुम्हारा कुकिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन तुम कुछ भी करना नहीं चाहती। ये मेरी बीवी है जिसका जहन उसके बालों की तरह मजबूती से बंद है। मैं कहीं भी अकेली कैसे जा सकती हूँ, वो भी इस अनजान जगह, रास्तों की पहचान और ना लोगों की। मैं तो कभी वहाँ घर से अकेली नहीं निकली। अब्बू, अम्मी, कमर, असान, इतने सारे लोग थे घर में, मुझे क्या ज़रूरत थी कहीं अकेले जाने की? और जाने भी कौन देता था? अब्बू तो साथ वाले घर नहीं जाने देते थे। अगर ये अपना खाना खुद पका सकता है तो मुझे क्या ज़रूरत है कोर्स करने की? मेरे पकाए हुए खाने फिर भी टेबल पर ही रखे रहेंगे और ये क्रैश टैग खाता रहेगा। मम्मा ने कहा तो कोर्स करना ही पड़ेगा, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं अकेली जा ही नहीं सकती, इतना डर लगता है। अब्बू कहते हैं हर शख्स से डरना चाहिए, हर शख्स में शैतान छुपाए। पता नहीं अयान को ये बात क्यों समझ नहीं आती। मेरी हर बात बुरी लगती है। मुझे गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती? मैं अकेली क्यों नहीं जाती? और फॉर्म, वो फॉर्म था इंग्लिश में, 2-4 लाइनों के बाद सब कुछ सर पर से गुजर गया। ऐसी ग्रेजुएट हूँ मैं, 3rd डिवीज़न में बीए पास किया, कैसी होगी इंग्लिश? रो रो कर तो बीए कर लिया, पर बीए करके भी क्या कर लिया? ना भी करती तो ठीक था, यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ? मैंने क्या करना है? वहाँ जाकर शादी की बात भी पढ़ो, हर वक्त साइंसी बातें। ये क्यों नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो। कमर सही कहता है, मगरिब के लोग मशीनी होते हैं। बैठे बैठे मेरी पाकिस्तानी ज़िंदगी कैलकुलेट कर दी। खड़े खड़े वो आपको बता देते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। मैंने पाकिस्तान में क्या किया है, करना ही क्या था। मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं रही थी। कुछ वक्त गुजर गया, कुछ वक्त गुजार लिया। ये अजीबोगरीब लड़की मेरी बीवी है, कदीम मिस्री तहजीब की रूह लगती है। अगर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोड पर छोड़कर घर चला जाऊं तो मुझे यकीन है कि वो वहाँ खड़े खड़े ही सारी ज़िंदगी गुजार देगी। कभी कभी मुझे ये इंटरेस्टिंग सा सॉफ्टवेयर लगती है जिसे मैंने अपने घर में इंस्टॉल कर लिया है। ओह नहीं, मुझे आयशा के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये काम तो उसका है। थोड़ी हाथ पर रखे वो घंटों सोचती रहती है। इतना तो सुकरात ने भी नहीं सोचा होगा। अगर वो इतना सोचती है तो उसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? कोई जात, कोई बुक, हर धर्म इतने प्यार से कहा कि लैंग्वेज कोर्स ही कर लो। ज़िद्दी और नासमझ, नालायक भी। दिल चाहता है कि पूछूं, तुम्हें खबर भी है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? लेकिन इतना पूछते ही उसकी आंखें गीली हो जाएंगी। मुझे कुछ बुक्स चाहिए। वही सरगोशी में आवाज़। गुड। मैं कहे बिना ना रह सका। कोई काम की चीज़ भी उन्हें चाहिए। मेरे साथ चलोगी या मैं ला दूँ? नहीं, आप ला दें। उस पर लिख दें मैंने नाम। ये तो उर्दू है। मेरा मतलब उर्दू रस्मुल ख़त है। उर्दू में ही बुक है ये, उर्दू शायरी की। शायरी? मुझे समझने में वक्त लगा। उर्दू शायरी। मैंने लफ्ज़ दबाए। जी। मैं उसे कहना चाहता था कि कोई काम की बुक भी पढ़ लो। बेडरूम में लैपटॉप रखा है, सर्च करो और अपनी मर्ज़ी की बुक पढ़ो। वीकेंड पर मम्मा आएंगी, उनके साथ जाकर ढूंढ लेना, शायद कोई मिल जाए। पहली बार मुझे उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आया। मुझे लगा कि मैंने कोई गुस्ताखी कर दी है, शायद उसकी शायरी की बुक्स की इंसल्ट। इनफैक्ट मुश्किल है इन बुक्स का मिलना यहाँ से। तुम ऑनलाइन पढ़ लो। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खुद ही लैपटॉप लाकर उसे देना पड़ा। उसने लैपटॉप ऐसे साइड पर रख दिया जैसे कोई मेकअप किट हो। तुम बुक्स नहीं पढ़ती ऑनलाइन? नहीं। क्यों? क्यों का उसने जवाब नहीं दिया। अचानक मेरे माइंड में कुछ और आया। तुम कंप्यूटर तो यूज़ कर लेती हो ना? मेरी बात सुनते ही उसका रंग बदल गया। नहीं। तुमने कभी यूज़ नहीं किया?
नहीं। तुम्हारे घर कंप्यूटर था? जी। फिर तुमने कभी यूज़ क्यों नहीं किया? कोई दिलचस्पी नहीं हुई, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इस बार उसने गुस्से से जवाब दिया। तुम्हें किसी काम की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा? जिन चीज़ों के बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती, तुम्हें उनमें इंटरेस्ट नहीं है? हैरत है। इस बार वो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। एक लंबी वॉक मेरे लिए बेस्ट थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लाइफस्टाइल पर तनकीद करूं। मम्मा कहती हैं आयशा बहुत हसास है, वो एक दिन खुद ही सब ठीक ठीक करने लगेगी। यानी ये कि आयशा सब ठीक ठीक करने लगेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड़कियां आयशा जैसी भी होती हैं। मुझे लगता था सारी लड़कियां हब जैसी होती हैं, या मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों जैसी, अकेले ही हैंडल कर लेने वाली, जो सोचती हैं, बोलती हैं और अपने मकासद के लिए कभी नहीं थकती। मम्मा कहती हैं कि मैं उसे हब से कंपेयर करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और हब पता नहीं क्यों चली गई वो। रात भर रोती रही हो, क्यों भाग रही थी अपने रूम से? नफ़रत है मुझे इस रूम से, इन ट्यूब से। इतना रोई मैं, फिर भी इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कितना रोगी हब? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि सारी दुनिया इसमें डूब जाए, मेरी तरह गमज़दा हो जाए, सबको पता चले कि मुझ पर क्या गुजर रही है। दुनिया का क्या कसूर है? और मेरा? तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मेरा भी क्या कसूर है आयान? ये दुनिया मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी इसमें रहना चाहती हूँ। मेरे लिए क्यों नहीं है ये दुनिया? तुम इतनी बुज़दिल तो नहीं थी, याद है अब हमने एलिस के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए थे। कितना हौसला दिया था तुमने उसको, कितना खुश होती थी वो तुमसे मिलकर। हौसला दिया जा सकता है, अपने अंदर पैदा नहीं किया जा सकता। मुझे क्या मालूम था जिस बीमारी के लिए मैं फ़ंड्स इकट्ठे कर रही हूँ वो मुझे ही दबोच लेगी। एलिस तो सिर्फ 8 साल की थी, उसकी आंखों में देखा था कैसे ज़िंदगी की चमक ख़त्म हो गई थी उनमें। मैं तो 21 साल की हूँ, मेरे अंदर तो ज़िंदगी छोड़ने का खौफ फैल चुका है। उसने बाजू अपने गिर्द लपेट लिए। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब। इतनी मायूसी? इस बेड पर लेटा हुआ शख्स और कैसे सोच सकता है? देखो मेरे बाल खाली है, मेरा सर इन बालों से जो मेरा स्टाइल थे, जिनसे मुझे प्यार था। नफरत है मुझे इस कफन से जो मुझे वक्त से पहले ही पहना दिया गया है। कुछ भी ठीक नहीं है ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कितना क्रेज़ था ना हैकिंग का, कितने वायरस बनाकर छोड़े, कितना डेटा ज़ाया किया दूसरों का, कुछ भी ठीक नहीं किया। डेट वॉज फन, हमने कितने यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स बनाए और उन पर प्रॉफिट भी नहीं लिया। हमारे कॉलेज का कितना नाम हुआ दुनिया में। तुम्हें पछतावा क्यों हो रहा है अब? तुम कंप्यूटर जीनियस हो। पछतावा नहीं, लेकिन इस पर ज़रूर है कि हमें ज़िंदगी के बचाव के लिए काम करना चाहिए था। जीनियस होती तो रोज़ ऐसे ना मरती। हम दोनों करेंगे, ज़रूर करेंगे। तुम ठीक हो जाओ। ठीक? तुम जानते हो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? सिर्फ मुआवजे से, और मेरे लिए कोई मुआवजा क्यों होगा? धसी हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका चेहरा कर्ब की कहानी बयान करने लगा। हम रोज़ ऐसी ही बातें करते। तुम्हारे ऐसे रवैये से मैं मर जाऊंगा अब। मौत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, रूह भी मर जाती है। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, वायरस भी है, थोड़ा सा काम रह गया है। तुम चेक कर लेना एक बार, उन्हें अच्छी कंपनीज को सेल करना और प्रॉफिट किसी अच्छे रिसर्च सेंटर को देना। अब ऐसी बातें ना करो। चलो फिर सेंट लॉरेंस की बातें करें, या ओल्ड सिटी में चलने वाली बग्गी के, जिस पर बैठते ही मुझे खुद ब खुद हंसी आ जाती थी। तुम्हें चैम्पियन का फिडलर ओल्ड याद है? मुझे क्या ज़रूरत है उसे याद करने की? मुझे तो वो गर्ल याद है जो इतना मशहूर कुन वायलिन बजाती है कि दिल चाहता है सुनते ही जाओ। उसका वायलिन उसके बिना अधूरा था। मैं जब भी उसे सुनती थी उदास हो जाती थी, और सुकून भी मिलता था। ज़िंदगी और मौत का इम्तिज़ाज थे दोनों, दोनों की धुनें एक दूसरे की ज़िद और ज़रूरी। वहाँ की ढलान सड़कों पर अब भी परियां उतरती हैं ना आयान? हाँ, और हमेशा उतरेंगी, क्योंकि उन्हें उतरते तुमने देखा है। वह हंसने लगी। तुम उन्हें नहीं देखना। हब ने अपना हमेशा का कहा जुमला दोहराया। मैं क्यों नहीं? तुम्ही ने तो कहा था कि वो घर की खिड़की में से झांकती हैं। पहेली में भी एक खिड़की है, हो सकता है कभी वो मेरी खिड़की में से भी झांकें। वो मोहब्बत के लिए उतरती हैं, जिन्नों के लिए नहीं। वो हंसने लगी। ये उसका पसंदीदा टॉपिक था। परियां भी उसने देखी हैं और उनकी कहानी भी वही जानती थी। जिन तो सेंट लॉरेंस में उतरते हैं। तुम्हारी परियां ही उन्हें धक्का देती हैं ना? नहीं, परियां तो किनारे बैठकर फिडल बजाती हैं। ये कहते ही वो उदास हो गई, उसकी आंखें भर गईं। मेरे मरने के बाद भी सेंट लॉरेंस तो बहता ही रहेगा ना आयान। वैसी ही रौनक लगा करेगी जो हर शाम लगती है। ओल्ड मैन अपना फिडल बजाता रहेगा, और वो लड़की एक दिन बड़ी मौसीकार बन जाएगी। उसे याद भी नहीं होगा कि कोई घंटों उसकी धुनें सुना करता था। कितने अफसोस की बात है कि मेरे गम में सेंट बहना भी नहीं छोड़ सकता। उसके दिल में एक दरिया जारी हो चुका था, लेकिन वो सेंट लॉरेंस जैसा नहीं था। ओल्ड क्यूबिक की सहरज़दा सुनसान सड़कों पर वॉक के बाद जब मैं घर आया तो वो लैपटॉप सामने रखे सोचों में गुम थी। 2 आइकन एक सॉफ्टवेयर को रिमूव कर चुकी थी और लैपटॉप पूरी तरह हैंग था।
अगर तुम्हें ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं तो तुम्हें मेरे कहने पर करने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। कंप्यूटर, मुझे क्या मालूम कि ये क्या चीज़ है। मेरे लिए तो ये एक मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, माइक्रोवेव, जिन्हें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बुक को, और वो भी कंप्यूटर पर पढ़ने से बेहतर था कि मैं बुक ही ना पढ़ती। खुद हर वक्त इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं और मेरे बुक्स पढ़ने पर एतराज़ है। मेरे हर काम पर एतराज़, हर अंदाज पर, खाने से लेकर बर्तन धोने तक। एक हादी था, कितना अच्छा था वो। मेरे लिए गज़लें गाता था, अशार सुनाता था मुझे, ढूंढ ढूंढ कर किताबें ला कर देता था, अपनी गज़लें मेरे नाम करता। और इसे यही फ़िक्र लगी रहती है कि मैं गाड़ी क्यों नहीं चलाती, अकेली क्यों नहीं जा सकती। एतराज़ तो शायरी पढ़ने पर होगा, चाहते होंगे कि इनके जैसी बड़ी बड़ी बुक्स पढूं। ये शायरी क्यों नहीं पढ़ता, और ये क्यों नहीं आलू गोश्त का सालन खाता। कितना रोई थी अम्मा, और कितना परेशान रहते थे अब्बू मेरे लिए। क्या था, घर के एक कोने में पड़ी हुई थी, पड़े रहने देते। ज़िंदगी ही है ना, गुजर रही थी। क्या ज़रूरत है ज़िंदगी के हर फ़र्ज़ को अदा करने की। वो बोली, हम तो जैसे एक मुसलसल दुख के कैदी हैं। मैं बोला, ठीक है, ये ज़िंदगी का तसलसल है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी जब शायद पहली बार आयान ने मेरे बाल देखे। जी, इन्हें ब्रश भी करती हो। हैरत से काम करते मेरे हाथ रुक गए। इतना गवार समझते हैं मुझे, इतना पढ़ा लिखा शख्स ही अम्मा अब्बा को पसंद आना था, जिसे मेरे हर अंदाज पर एतराज़ है। अब मेरे बाल ही सही, रोज़ करती हूँ। मुझे गुस्सा आने लगा। अच्छा, मैं तो जब से देख रहा हूँ एक ही स्टाइल में बंद है, इतने टाइट। मैंने सोचा शायद तुमने हेयर ब्रेडिंग करवाई है। हेयर ब्रेडिंग? बात मेरे सर से गुजर गई। मुझे अब तक अंदाज़ा हो चुका था कि ये साइंसी ज़ुबान बोलते हैं। मैंने आज तक किसी के इतने लंबे बाल नहीं देखे। पहले मुझे इन्हें देखकर हैरत हुई कि किसी के इतने लंबे बाल भी हो सकते हैं, बट अब अच्छा लगा है इन्हें देखना। इन्हें देखकर यकीन आने लगा है कि तुम ईस्ट से हो, पूरे स्टार मशरिक़ से। और वो हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आई कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। पाकिस्तान में तो सब बहुत तारीफ़ करते थे मेरे बालों की, यानी मेरे बाल पूरे स्टार हैं। इस घर से तो कम ही पूरे स्टार होंगे। मैंने इन्हें कभी खुले हुए नहीं देखा। आई होप कि इन्हें खोलने की टाइमिंग नहीं होगी। वो फिर हंसने लगा। जब से मैं आई हूँ मैंने अयान को कम ही हंसते हुए देखा था। अब अचानक वो भी मुझ पर। इतना अफसोस हो रहा था। कोई पास भी नहीं है कि पहले एतराज़ और फिर हंसी। मम्मा कह रही थी उनका सबसे होनहार बेटा है अयान, बहुत ख्याल रखने वाला। ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात का ख्याल है। मम्मा को अब तक ये भी बता दिया होगा कि मैंने लैपटॉप ख़राब कर दिया। वीकेंड पर मम्मा आ जाती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। मम्मा के साथ आयसा ऐसे जाती है जैसे स्कूल के छोटे बच्चे अपनी मॉम के साथ जाते हैं कि कब बेल हो और कब वो जाए। शायद ये घर उसके लिए स्कूल जैसा है, ऐसी जगह जहाँ आपको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। घर उसके लिए थोड़ा नहीं, शायद बहुत अजीब था। मैं ड्राइंग रूम की खिड़कियों के पर्दे उठा दूँ? मुझे हैरत हुई बात सुनकर। हाँ, क्यों नहीं, मगर क्यों? रोशनी के लिए। तो लाइट ऑन कर लो। मुझे हैरत हुई कि इसका मतलब क्या है। लाइट ऑन है, लेकिन वो धूप, रोशनी, धूप। मुझे बात समझने में वक्त लगा और मैं हंसने लगा। तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा है, अच्छा है, पर तुम्हें नहीं लगता है ना? तुम्हें ये हवा बंद, रोशनी बंद, बारिश बंद लगता है, अंधेरा अंधेरा। तुम्हें किचन की TWM भी नहीं पसंद, ड्राइंग रूम की विक्टोरियन सेटिंग भी नहीं पसंद, खिड़कियों के मोटे मोटे पर्दे तुम्हें जहर लगते होंगे, और ये बेडरूम तुम्हें अजीबोगरीब मखलूक की रिहाइश का लगता है, और ये लिविंग रूम की इको से तुम्हें डर लगता होगा। मुझे हंसी आ रही थी और उसकी शक्ल सूं। मैं जानता था ये घर उसे कुछ खास पसंद नहीं। उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि अक्सर चीज़ों को देखकर उसे इतनी कोफ्त और उलझन होती है। इस घर में एक ही खिड़की बन सकती थी, जिसे आर्किटेक्ट ने ड्राइंग रूम में बना दिया। रोशनी, धूप, बारिश, सब के लिए। ज़्यादा रोशनी चाहिए तो घर के बाहर जाया जा सकता है। वो वहाँ से जा चुकी थी। उसे मेरी बात बुरी लगी। वो फ़ोन न्यूज़ सुनने लगी, जिसका शायद ही कोई लफ्ज़ उसे समझ आ रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ड्राइंग रूम में ले आया और पर्दे साइड पर कर दिए। बहुत अच्छा रोशन दिन निकला था बाहर। बाहर से आती रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी सी बात थी, देखो रोशनी, धूप। उसे देखकर मुझे हंसी आने लगी। ये बात मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आयशा का IQ 0 है। वो ये भी नहीं जानती कि पाकिस्तान दुनिया के किस हिस्से में वाक़ है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतनी पागल है। मम्मा, आप आयशा को कुछ दिन अपने पास रख लें। डॉक्टर्स के क्लियर करते ही मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट की, प्लीज़, जब तक मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तुम्हें उस पर गुस्सा है? नहीं, मैं सुकून से काम करना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो अयान। आप जानती हैं कि मैंने किस तरह अपने आसाब को कंट्रोल किया है। ऐसे हालात में मैं काम नहीं कर सकता। आयशा ने जानबूझकर नहीं किया।
आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसने क्या किया है। उसकी साइड मत लें। उसकी गलती है, मैं मानती हूँ। उसने कहा कि वो समझी कि वही सेम मेडिसिन है जो पाकिस्तान में सर दर्द के लिए खाती थी। कोई रैपर देखकर भी मेडिसिन खाता है मामा? इतनी बड़ी फूल है आयशा। डॉक्टर्स इंक्वायरी कर रहे थे मुझसे कि किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उसने ये मेडिसिन खाई। मैं उन्हें क्या बताता कि ये पाकिस्तानी ग्रेजुएट है जो पढ़कर नहीं देख कर मेडिसिन खाते हैं। अयान, तुमने कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया और तुम अपनी बीवी पर ऐसे गुस्से कर रहे हो। मैं गुस्सा नहीं कर रहा मम्मा, आप जानती हैं ये गुस्सा नहीं है। कोई शख्स इतना पागल कैसे हो सकता है? वो जिंदा है लेकिन इस दुनिया में नहीं है। आपने शादी के लिए जिद की, मैंने सब इख्तियारात आपको दे दिए, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने गलत किया। मुझे आपको बताना चाहिए था कि मुझे आयशा जैसी पागल नहीं चाहिए। पागल तो तुम भी हो अयान, फ़र्क तो सिर्फ ये है कि तुम जीनियस पागल हो। तुम बुक्स पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, रिसर्च करते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपने पागलपन को एक मस्बत सिम दी है और वो नहीं दे सकी। मामा को उसकी बात बहुत बुरी लगी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो मोहब्बत से उसे देखने लगी। मैं जानती हूँ मैंने जहाँ कहा तुमने वहाँ शादी की, और मैं ये भी जानती हूँ कि हब के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। इस बदली हुई ज़िंदगी के लिए ही मुझे सिर्फ आयशा अच्छी लगी। हाँ, मैंने उसका आईक्यू नहीं देखा, लेकिन उससे मिलकर मुझे यही लगा कि वो बहुत अच्छी है। मेरा वो मतलब नहीं था मम्मा। आई नो, मुझे लगता था कि दूसरी लड़कियां तुम्हारी लाइफ टफ बना देंगी। वो इतनी डिमांडिंग होती कि कभी भी तुम्हें समझ ना सकती। उनका आईक्यू शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारे लिए बायसे सुकून ना बन सकती। तुम्हारी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती। तुम्हें आयशा का ख्याल रखना चाहिए जैसे तुम हब का रखते थे। अगर मोहब्बत तुम्हारे इख्तियार में नहीं तो तुम दोस्ती कर सकते हो। एक दोस्त के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। 3-4 साल उसका इलाज होता रहा है। ऐसे शख्स से जिसके नीम पागलपन का इलाज होता रहा हो, तुम क्या तवक्का करोगे कि वो किस तरह जिंदा रहे? वो कैसे हंसे, कैसे रिएक्ट करे? दुख एक जैसे ही होते हैं, उनकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है। आयान, तुम यूनान स्पेन की गलियों में भटकते रहे और वो खुद में। तुमने शायद कभी नोट नहीं किया, उसे तो ये भी मालूम नहीं होता कि आज दिन कौन सा है। वो पागल नहीं है, लेकिन वो वैसे नहीं रह पा रही जैसे कि हम चाहते हैं कि उसे रहना चाहिए। मम्मा, मैंने कभी आयशा से कोई डिमांड नहीं की। आप जानती हैं कि मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ज़हनी इलाज होता रहा है या उसका कोई मंगेतर था। आई नो कि तुम उससे कोई डिमांड नहीं करते, ना ही वो करती है। कुछ बातें डिमांडली नहीं होती, उन्हें बस समझा ही जा सकता है। वो मेरी बीवी है और मैं उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता हूँ मम्मा। तुम्हें उसका ख्याल रखना भी चाहिए। आयशा मेरे साथ ही रहेगी जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती। तुम भी अपना काम आराम से कर लेना। आई एम सॉरी, मैंने बेख्याली में वो टैबलेट्स खा ली। इट्स ओके बेटा, टेक इट ईजी। अयान मुझे घर ले जाना नहीं चाहते, उन्हें बहुत गुस्सा आया था ना। ऐसी बात नहीं है आयशा, वो बहुत बिजी है। 2-3 बार उसे शहर से बाहर जाना पड़ा है और वो दोबारा भी जाएगा, इसीलिए मेरे पास छोड़ा है। ये भी अयान का ही घर है। तुमने बेख्याली में वो टैबलेट्स क्यों खाई? क्या सोचती रहती हो? वो खामोश रही। तुम इतना अरसा इतना सीरियस बीमार रही हो। तुम और कितना बीमार रहना चाहती हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक करूँ, लेकिन तुम सब ठीक करने की कोशिश करती हो ना, लेकिन तुम खुद ठीक नहीं होती। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी हसास लड़की के लिए हादी की ब्लास्ट में शहादत एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इस सब में तुम्हारी ज़िंदगी का क्या कसूर है? किसी के साथ अपनी मोहब्बत का हक ज़िंदगी बर्बाद करके नहीं दिया जाता, दिया जाना भी नहीं चाहिए। मैंने हादी की मौत को कबूल कर लिया था। अयान मेरे शौहर हैं, मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हादी की मौत को कबूल कर चुकी हो, वरना तुम कभी शादी ना करती। 1 हफ्ते से तुम मेरे पास हो, लेकिन हर वक्त तुम अपने इस बेड से सामने वाली दीवार को घूरती रहती हो। ये तुम्हारी खुशी है। इस ज़िंदगी के बारे में सोचो तो जो तुम गुजार रही हो। मैं और अयान सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम एक भरपूर ज़िंदगी गुजारो। शायद तुम्हारे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि तुम एक कंप्यूटर जीनियस की बीवी हो। इसकी यूनिवर्सिटी को आज भी इस पर फ़ख्र है। उसने अपनी तालीम स्कॉलरशिप से हासिल की है। हम सबको इस पर फ़ख्र है। एक ऐसे शख्स की बीवी को थोड़ा बहुत तो उसके जैसा होना चाहिए ना। हब उसकी दोस्त थी और उसमें भी शक नहीं कर दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर प्लान किया था, लेकिन वो ग्रेजुएशन से पहले ही हम सबको छोड़ गई। अयान ने भी अपना कॉलेज छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के किस किस कोने में भटकता रहा है सालों। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि उसने खुद को इकट्ठा किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की, दिन में जॉब और रात को रिसर्च। तुम जानती हो कि वो कितना काम करता है। ज़्यादा सोना और टाइम वेस्ट करना उसने खुद पर हराम कर दिया है। दुनिया के अखबारात में उसके आर्टिकल्स छपते हैं। कंप्यूटर उसकी फील्ड है, लेकिन वो कैंसर पर रिसर्च कर रहा है। अयान का इतना हक तो बनता है ना कि उसकी बीवी उसके आर्टिकल्स पढ़े, एक अच्छी बामकसद ज़िंदगी गुजारे। आयशा, मेरी इन सब बातों से ये मत समझना कि मैं अयान को तुमसे बेहतर साबित कर रही हूँ, उसे राइट और तुम्हें रॉन्ग कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये बातें करनी चाहिए।
आयशा, मुझे आयान ने बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। उसने मेरी पीएचडी के लिए मुझे फ़ोर्स किया, वरना मैं समझती थी कि बीएससी काफ़ी बड़ी डिग्री है और मुझे करना ही क्या है पढ़कर, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस दुनिया के लिए अपनी पीएचडी करूं। अगर मैं इस उम्र में पीएचडी कर सकती हूँ तो सोचो वो कितना चाहता होगा कि तुम भी कुछ ना कुछ करो। तुम अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हो? अयान डिमांडिंग नहीं है, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी का हक अदा करो। उसे तुमसे शिकायत नहीं है, लेकिन शायद वो उलझ जाता है तुम्हारे तर्ज ज़िंदगी से। हिबा के बाद हम सबको बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि ज़िंदगी ज़ाया करने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियाँ इसी तरह से ज़िंदगी की आदी हैं, जहाँ ज़िंदगी सिर्फ चंद लकी बंधी चीज़ों के गिर्द घूमती है। लेकिन अब तुम उन लोगों में हो जो चाहते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हक अदा करे। टेक योर टाइम, तुम कुछ भी करो, तुम हम सब के लिए बहुत खास हो। वो जब से मामा के घर से आई थी उसके मामूलात वही थे। सुबह मेरे साथ उठना, नाश्ता बनाना, घर, और फिर शायद वो सारा दिन टीवी ऑन किए छत देखती रहती होगी या कई बार की एक पढ़ी हुई बुक पढ़ती रहती होगी। मामा की पिक एंड ड्रॉप सर्विस में वो लैंग्वेज क्लासेस ले रही थी और ये बड़ा इनकलाब था कि मुझे यकीन नहीं आता था कि ये आ चुका है। मामा बता रही थी कि न्यू सीज़न से वो कॉलेज भी ज्वाइन करना चाहती है, यानी कि वो ग्रेजुएशन दोबारा चाहती है। ये इतनी बड़ी खबर थी कि मामा पापा ने सबको डिनर पर इनवाइट किया। ये वैसा ही बेस्ट ऑफ लक डिनर था जो मुझे कॉलेज जाने से पहले दिया गया था। उसामा और रिमशा ने उसे गिफ्ट भी दिए और अपने लंबे पुरस्कार बाल आगे रखे वो मुस्कुराती रही, लेकिन वो आज भी इतनी ही कम गो थी जितनी पहले दिन थी। मेरे पास टाइम नहीं होता था और उसके पास लफ्ज़। वो आज भी टीवी लाउंज में घंटों ऐसे ही बैठी रहती थी जैसे पहले दिन से बैठना शुरू हुई थी। अक्सर मुझे लगता था कि वो पलकें भी नहीं झपक रही होगी। मैं घंटों बाद स्टडी से निकलता और उसे एक ही अंदाज में बैठे देखता। दो लफ्ज़ आज भी उसके फेवरेट थे, जी, नहीं, और कभी कभी हाँ भी वो बोलती थी। बोलना चाहती नहीं या मुझसे बोलना नहीं चाहती। मुझे उसका एक काम बहुत पसंद था और वो था मेरी वार्डरोब का। कोई शर्ट भी निकालता बहुत अच्छी तरह इस्त्री शुदा मिलती। वो घंटों कपड़े आयरन करती रहती जैसे ये उसकी हॉबी हो। 2-3 बार मैंने उसे गुनगुनाते सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो गुनगुना क्या रही है। बहुत गौर करने पर मुझे कुछ लफ्ज़ समझ में आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कदीम नज़्म गुनगुना रही हो, कोई लोक दास्तान या शायद अलिफ लैला। कुछ भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे उन्हें दोहराना अच्छा लगा। जब हब थी तो हम हर रॉक, फोक, लॉक सब सुनते थे। एक लंबी लिस्ट थी सॉन्ग की और धुनों की। हब के बाद याद भी नहीं कि कभी कोई धुन अच्छी लगी हो, लेकिन आयशा जो गुनगुनाती थी वो अच्छा लगता था। उसकी धीमी आवाज़ के कोई सुनना ले, जैसे प्यार से सरगोशी की जाए। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी आवाज़। मैं चाहता था कि मुझे मालूम हो कि वो क्या है जिसे वो इतने प्यार से गुनगुनाती है। मेरे सर्च करते ही पूरी गज़ल का तर्जमा मेरे सामने था। वाकई मशरिक़ पुरस्रार है, उसका हर लफ्ज़ पुरस्रार है। कितना इसरार छुपा है उस सारी शायरी में। इतनी खूबसूरत बात मैंने पहले सिर्फ महसूस ही की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसे इतनी खूबसूरती से बयान भी कर सकता है। हैरत है, हर ज़माने में हर शख्स एक से ही बातें महसूस करता है, जैसे अमीर खुसरो ने की। मुझे इस बात से इनकार नहीं कि नशार ने मुझे पुरसहर कर दिया और मैं देर तक उन्हें दोहराता रहा। मैंने रात ही रात में अमीर खुसरो की कई नज़में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ी और मैं देर तक उनकी गहराई पर हैरत ज़दा रहा। मैंने आयशा की सब बुक्स देखी। मेरी बदकिस्मती कि वो सब उर्दू में थी और मैं उर्दू रस्मुल ख़त नहीं पढ़ सकता था। आयशा मुझे हैरत से देखने लगी। उसे डर था कि शायद मैं उन्हें उठाकर बाहर न फेंक दूँ। उसे नहीं मालूम था कि मुझे उसका गुनगुनाया हुआ अमीर खुसरो कितना अच्छा लगा। तुमने ये किताब पढ़ी है? जी। ये सुनाओ, ये क्या लिखा है? मैंने हाथ से लिखी हुई एक तहरीर पर हाथ रखा। वो हैरत से मुझे देखने लगी। ये भी शायरी है? मुझे मालूम है। एटम बम का फॉर्मूला तो लिखा नहीं होगा, सुनाओ ना। मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुमसे सुन तो सकता हूँ ना, अगर तुम सुना दो। वो पेज की तरफ देखने लगी और काफ़ी देर तक उसे देखती ही रही। उसने अपने होंठ भींच लिए, जैसे हंसी को कंट्रोल किया जाता है। फिर वही मुस्कुराहट उसकी आंखों में नजर आने लगी। मैं उठना चाहता था, मुझे लगा वो सुनाना नहीं चाहती। कहीं से तेरा साथ ले आऊँ, फसल की चांद रात ले आऊँ, बैठ जाऊँ किसी दोराहे पर, मांग कर तेरा हाथ ले आऊँ। इस बार वो मुस्कुराई और उसकी नज़रें और झुक गईं। उसकी आंखें तहरीर पर तो हरगिज़ नहीं थीं। हाँ, उसकी आंखें चमक रही थीं, साफ शफाफ आईना हो गई थीं। कितनी सदियों के बाद बोलूँ मैं, लब पे एक तेरी ही बात ले आऊँ, अपनी आँखों की बंद गलियों से आंसुओं की बारात ले आऊँ। इतनी पूजा करूँ कि मैं एक दिन अपनी ज़ात में तेरी ज़ात ले आऊँ, अपनी ज़ात में तेरी ज़ात ले आऊँ। इस आखिरी जुमले की समझ ने मुझे मशहूर कर दिया, खुशकुन सा। शायद ये नज़म या गज़ल उसे ज़ुबानी याद थी। वो नज़रें परे किए पढ़ रही थी,
लेकिन वो मुस्कुरा क्यों रही थी? उसके चेहरे पर अजीब सा रंग था। उसका सूं-सूं करने वाला अंदाज और कलाओं में सोचती उसकी आंखों से ज़्यादा ये अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। पुरस्कार मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी तरफ देखना, उसका मुस्कुराना, अपनी मुस्कुराहट को दबाना और उसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। पर ये हंस क्यों रही है? जब ये खुद बुक्स पढ़ती है तो क्या ऐसे ही हंसती है? तुम हंस रही हो? नहीं, उसने झूठ बोला। नहीं, तुम हंस रही हो तो मान लो, और ये दोबारा सुनाओ। क्यों? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने सुना ही नहीं। उसने किताब बंद की और मेरे हाथ में दी। आप भी उर्दू सीख लो, कहा और मुस्कुराने लगी। मुझे इस अंदाज में वो बहुत अच्छी लगी। उसकी सोचती आंखें मुझे सहरज़दा लगती थीं। जब वो ड्राइंग रूम के पर्दे हटाए रोशन दिनों में धूप में बैठकर अपनी किताबें पढ़ती, उनमें गुम हो जाती, तो वो मुझे एक पहेली लगती। ऐसे लगता है जैसे मैं उन आंखों का राज कभी नहीं पा सकता, और ऐसा भी लगता है जैसे मैं तो हमेशा से उन्हें जानता था। ये क्या है? मैंने उसकी प्लेट में से एक चमचा लेते हुए कहा। खिचड़ी। क्या? खिचड़ी। इस बार वो ऊंचा बोली। खिचड़ी। ओके, मुझे भी दो, अच्छा टेस्ट है। मेरा पेट खराब था इसीलिए खा रही हूँ। मेरा पेट ठीक है, क्या मैं नहीं खा सकता? बाय द वे, तुम्हारा पेट क्यों खराब है और ये फिर तुम डॉक्टर बन गई? नहीं, वो ये तो खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। वो इतना घबरा गई कि मुझे हंसी आ गई। देख लो, इस बार मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं, कोर्ट लेकर जाऊंगा, सू करूंगा तुम पर। अपनी हंसी जब्त करते करते भी वो हंसने लगी। आयशा ऐसे ही अक्सर तब भी हंसने लगती थी जब अक्सर लोग उसके लंबे बाल देखते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हैं। अपने लंबे बालों को अपने आगे रखते हुए वो मेरे साथ उन स्ट्रीट पर वॉक किया करती है जो और तर्ज तामीरात के शाहकारों से घिरी हुई हैं। यही वो जगह है जहाँ के दूसरे किनारे पर मुझे उफ़क़ का गुमान होता है। इर्द गिर्द फैली बर्फ़ और खिड़कियों के पर्दे से छन कर आती मध्यम रोशनी में उसके कदमों की चाप मुझे दूर से आती वायलिन का साज लगती। मुझे तो सारे घर एक जैसे ही लगते हैं, आयशा ने बेबसी से कहा। तुम्हें सारे पाकिस्तानी और अंग्रेज़ भी एक जैसे लगते हैं। नहीं, उन्हें मैं पहचान लेती हूँ, वो मुस्कुराने लगी। जिस तरह तुम उन्हें पहचान लेती हो, इन्हें भी पहचान लोगी। ये स्ट्रीट ब्रिटिश हाउसेस और फ्रेंच हाउसेस का शाहकार है। ये उस तारीख को बयान करती है जब दो कौमों के लोग एक ही स्ट्रीट में रहते थे। देखो, तुम तारीख में सफ़र कर रही हो। मुझे लगा मैं चांदनी रात में वॉक कर रही हूँ। आयशा शरारत से हंसने लगी। और वही वायलिन की दूर से आती आवाज़। मैंने 3 बार अयान का लिखा आर्टिकल पढ़ा था और फिर चौथी बार पढ़ रही थी। मामा ने आज वापसी पर यह मैगज़ीन दिया था। तुम ये मेरा आर्टिकल पढ़ रही हो ना? वो मेरे सर पर ही खड़ा था। जी, कुछ समझ आई? नहीं। और वो इतनी ज़ोर से हंसा और देर तक हंसता रहा। फिर पढ़ क्यों रही हो? मम्मा कह रही थी बार बार पढ़ने से समझ आ जाएगी। बार बार? कितनी बार पढ़ चुकी हो? 3 बार। इस बार वो पहले से ज़्यादा हंसा। तुम इसे 3 बार पढ़ चुकी हो? 3 बार? ये तो सेम हो गया। मैंने रात इब्ने इंशा की एक गज़ल 5 बार पढ़ी, फिर भी वो मेरी समझ में नहीं आई। इस बार हंसने की बारी मेरी थी। जब अयान हंसता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे लिए कभी हंसेगा भी। उसका हर वक्त एतराज़ करने वाला अंदाज़ और सिर्फ एतराज़ात। सेंट लॉरेंस पर वो मुझे परियों की कहानियाँ सुनाता। इस किनारे पर परियाँ आकर बैठती हैं और खामोशी से अपना साज बजाती हैं, और मुझे इतनी हंसी आई कि मैं हंसती ही रही। तुम हंस क्यों रही हो? यहाँ आती हैं परियाँ। आपने देखी हैं? हाँ, देखी हैं, तकील की आंख से और ख्वाब में। हाँ, लेकिन उनके साथ ज़रूर सुने हैं। सुनो तुम भी। वो हर बार मुझे एक नई कहानी सुनाता और ये कहानियाँ इतनी पुरलुत्फ़ होती कि ज़िंदगी के तल्ख़ सदमे मान पड़ते। अपने फ़ारिग वक्त में मैं शायरी ही पढ़ती रहती और उससे भी ज़्यादा फ़ारिग वक्त में उन्हें स्टोरीज़ पर जाकर ढूंढती हूँ। अयान अक्सर मुझसे मुख्तलिफ़ अशार के मतलब पूछते हैं। शाम से घबराए जियारा, एक पल चैन न आए जियारा। ये जियारा क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? देखो, तुम हंस रही हो और मैं और हंसने लगती। अयान कहता है उस पर यहाँ की वॉक सहरदारी कर देती है और मुझे इस शहर की बातें समझ में आने लगी हैं। वीकेंड पर हम घंटों चैम्पियन पर बैठे रहते हैं, जहाँ सरे शामी हाथों में हाथ दिए लोग घंटों बैठने के लिए आते हैं, जहाँ पुरानी यादों को लोक दास्तानों की तरह दोहराया जाता है, जहाँ मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत से देखा जाता है। अयान टुकटुकी बांधे उस ओल्ड मैन को देखता रहता है जो अपने तजर्बात की धुन बजाता है। मुझे उसके साथ बैठी सुनहरे बालों वाली वो लड़की पसंद है जिसकी धुनें ख्वाब दिखाती हैं। अगर तुम उस लड़की की जगह होती तो मैं तुम्हें कहता कि अमीर खुसरो सुनाओ। मुझसे ही क्यों? तुम गुनगुनाते इतना अच्छा हो, बजाओगी भी अच्छा ही। शाम की साइड ढलते ही परियां उतरने लगती हैं। अयान कहता है वो तन्हा दिलों को जुगनू देती हैं। उन स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए मुझे अपने आसपास बहुत से जुगनू नज़र आने लगते हैं। अयान सही कहता है, एक दिन मुझे भी परियां नज़र आ जाएंगी।
लंबी लंबी स्ट्रीट्स और आवारागर्दी के बाद हमारी वापसी उस भक्की पर होती है जिस पर बैठते ही आयशा खुद ब खुद हंसने लगती है। सुनसान सड़कों पर घोड़ों की टापों की आवाज़ और आयशा की हंसी मुझे उसकी आंखों में जुगनू नजर आने लगते हैं। वो जुगनू जो फिज़ा में छोड़ दिए जाते हैं, शाम के साए ढलते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं और साथ रहते हैं। ख़त्म शुद्ध।